Good morning, students. Myself JP Singh, MSc Physics from IIT जोधपुर। जिस तरह से कि स्टूडेंट हम लोग अपना एक लेक्चर सीरीज अपने YouTube चैनल पे डाल रहे थे और JPR फिजिक्स एकेडमी के नाम से वो YouTube चैनल था। लोग सर्च करोगे YouTube पे तो JPR फिजिक्स एकेडमी पर डालोगे तो YouTube चैनल पे मेरा आएगा। और काफ़ी गैपिंग हो गई, 3-4 महीने के हम लोग लेक्चर नहीं डाल पाए। आई थिंक कि काइनेमेटिक्स के बाद से हम लेक्चर फिर अपलोड नहीं कर पाए, कुछ कारणवश हम बिजी रहे और लेक्चर अपलोड करने में मुझे डिले हुआ। बट उसके बाद अब लेक्चर हमारे सीरीज कंटिन्यू आते रहेंगे और आज हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉ पे। जनरली स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बता दूं, जैसे मैंने बता दिया है, मैं सिर्फ जेपी सिंह एमएससी फिजिक्स फ्रॉम आईआईटी जोधपुर और हमारा मोटो क्या है? मोटो ये है कि जो लोग बहुत हाई रेनाउंड कोचिंग में नहीं जा सकते हैं, बेसिक अपना क्लियर उनका नहीं हो पाता है, क्योंकि देखिए मार्केट में इतनी ज़्यादा बुकें हैं, पढ़ाने के इतने ज़्यादा टीचर्स अवेलेबल हैं कि कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट हो जाता है कि कैसे हम चीज़ों को समझें। तो मेरा ये है कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है आईआईटी पहुँचने में, मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस तरह से फिजिक्स और मैथ को नीट और आईआईटी जेईई और एडवांस लेवल का इस तरह से सारे लेक्चर अपलोड कर दूं यूट्यूब चैनल पे कि आप लोगों को समझने में, एटलीस्ट बेसिक समझने में कोई दिक्कत ना हो। एडवांस लेवल प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास बहुत सारी बुकें हैं, मार्केट में बहुत अवेलेबल है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। तो बेसिक क्लियर करने के लिए मैं मैथ का और फिजिक्स का पूरा लेक्चर 12th स्टैंडर्ड का, जो कि नीट का स्टैंडर्ड सिलेबस, आईआईटी जेईई एंड मेंस और एडवांस दोनों का जो स्टैंडर्ड सिलेबस है उस लेवल का फिजिक्स और मैथ में अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हम लोगों के लेक्चर अपलोड करने में थोड़ा सा डिले हुआ तो मैं फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ उसको। और मेरी वेबसाइट भी है jprphysics.com, आप लोग वेबसाइट पे जाइएगा, मेरे मोटो को भी समझ सकते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ और किस तरह से मैं आगे इस कोचिंग को, इस इंस्टीट्यूट को आगे ले जाना चाहता हूँ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं जो भी लेक्चर अपलोड करता हूँ, एटलीस्ट कुछ आपसे मैं कुछ ले नहीं रहा हूँ, कुछ मांग नहीं रहा हूँ, बस आप 2 मिनट का समय देके जैसा भी, जो भी आपको चाहिए, जो भी मेरे लेक्चर में कमियां रह गई हैं, एटलीस्ट कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे फर्दर अपने आप को अपग्रेड करने में हेल्प मिले। मुझे सिर्फ आप लोगों से इतना चाहिए। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आते हैं, आज हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉ। जनरली मैकेनिक्स का बहुत हार्ड टॉपिक है और इस पर क्वेश्चन भी बहुत आते हैं और ऑलमोस्ट किसी भी स्टूडेंट से पूछो तो डेफिनेशन को बहुत रटाई डेफिनेशन को बता देगा। जनरली फर्स्ट लॉ क्या है? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो होता है लॉ ऑफ इनर्शिया है। लॉ ऑफ इनर्शिया मींस कि लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया में ये कहा जाता है कि इफ बॉडी इज रेस्ट तो वो रेस्ट में रहेगी अनलेस अंटिल कि उस पे कोई फोर्स ना अप्लाई किया जाए। मतलब बॉडी अपने किसी भी मोशन में, किसी भी अपने स्टेट में चेंज को अपोज करती है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, इफ वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अनलेस अंटिल कि आप उस पर कोई फोर्स ना अप्लाई करो। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। एंड सेकंड लॉ जो न्यूटन का है, न्यूटन का सेकंड लॉ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू नेट एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। एंड थर्ड लॉ है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब है किसी भी बॉडी पे जितना फोर्स हम अप्लाई करेंगे, रिवर्स में बॉडी हम पे भी उतना ही फोर्स, इक्वल मैग्नीट्यूड का हम पे अप्लाई कर देंगे जितना बॉडी। जैसे सपोज दैट कि हमने इस दीवार को 10 न्यूटन से प्रेस किया तो दीवार भी हमारे हाथ में 10 न्यूटन का फोर्स लगा देगी। मतलब एक्सेलरेशन, जितना हमने एक्शन किया बदले में रिएक्शन भी उतना ही हो जाएगा। जबकि ये तीनों लॉ ऑफ एक ही लॉ में इंक्लूडेड है। तो जब हम इसको आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को बताएंगे कि कैसे ये तीनों लॉ कोई अलग नहीं है, कि एक ही लॉ में तीनों लॉ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसे मोस्टली सेकंड लॉ जो होता है ये डायनामिकल इक्वेशन है, मोशन की डायनामिकल इक्वेशन है, इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन आप लोगों को डाउट ये होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं और ये एक्चुअली में है क्या। मतलब बहुत बड़ी बात तो ऐसे देखने में तो नहीं लग रही है तो बहुत बड़ी बात, लेकिन ऐसे देखने में नहीं समझ में आ रहा है कि इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है। और आपको नीट या आईआईटी के बाद अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये समझने की जरूरत है कि इसका एप्लीकेशन पार्ट आता है, इस पे क्वेश्चन बन के आते हैं। तो हम न्यूटन्स लॉ पे क्वेश्चन जब बन के आएगा तो कैसे उसको अप्रोच करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग इसको नोट कर लो, नोट करने के बाद हम इसको रट कर देते हैं, रट करके हम आपको बताते हैं कि ये सेकंड लॉ है क्या। एक्चुअली सेकंड
मेन लॉ है, उसी में ये दोनों फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ जो है वो अपने आप इंक्लूडेड है। तो आप लोग इसको नोट कर लो, फिर मैं इस पे आता हूं। तो न्यूटन सेकंड लॉ में जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू नेट एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। फिर व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम आप लोग जानते हो, मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं और p का फार्मूला, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो सबको सिंपल वे में मास इनटू वेलोसिटी। अब जो न्यूटन सेकंड लॉ कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट मींस dp by dt, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, तो उसको कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। हमने आप लोगों को जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं नीट के, उनके लिए हमने स्पेशली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का इतना पार्ट पढ़ा दिया था कि जितने की उनको नीट में जरूरत है, क्योंकि मैथ उनको पढ़ना नहीं है और मैं बहुत डीप में अपने लेक्चर में गया भी नहीं था। तो आप लोग मेरे लेक्चर को फिर से मेरे उसमें YouTube चैनल के लेक्चर में आप जाके काइनेमेटिक्स पार्ट में आप देख सकते हो, मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन उसमें, अगर आपको डाउट हो रहा है तो वहां जाके आप देखो। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, dp upon dt, क्योंकि हमें चाहिए सेकंड लॉ कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम का फार्मूला वैसा p = mv होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू होगा dp by dt, dp by dt। अब ये इफ मास इज कांस्टेंट, देखिए दो सिचुएशन होती है न्यूटन सेकंड लॉ को मैं जनरल फॉर्म में बताता हूं और फिर उसका स्पेशल केस बताता हूं। आप लोग बहुत पढ़ते होंगे ना न्यूटन सेकंड लॉ में F = ma, तो ये स्पेशल केस है। जनरल फॉर्म इसका क्या है वो मैं बता रहा हूं। इफ मास इज वेरिएबल, अगर मास कांस्टेंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे जहां पे मास कांस्टेंट नहीं होता है, जैसे रॉकेट ऊपर जा रहा है तो मास कंटिन्यू वेरी कर रहा है, तो वहां पे मास भी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, वेलोसिटी अगेन वेरिएबल है। तो ये जो वेरिएबल क्वांटिटी हुई, तो दो वेरिएबल क्वांटिटी को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हम डिफरेंशिएशन में बता चुके हैं कि एक को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और दूसरे को सेकंड फंक्शन मानते हैं, और उसका फार्मूला होता है, सपोज कि इसको हमने फर्स्ट फंक्शन माना, इसको सेकंड फंक्शन माना, तब जबकि मास भी वेरिएबल है और वेलोसिटी भी वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा m dp dt प्लस b dm dt। अब ये न्यूटन भाई साहब ने जो कहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू नेट एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, मींस dp dt को ही कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और इसी चीज को उन्होंने कहा कि ये इक्वल टू होगा नेट एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। तो dp dt की जगह पे हम लिख सकते हैं जो बॉडी पे फोर्स लग रहा है, मींस dp dt को हम F कह देंगे, फोर्स अप्लाइड, F इक्वल टू हो जाएगा m dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। तो इसको कहेंगे हम m a, जहां पे a एक्सेलरेशन है, प्लस b dm upon dt, dm upon dt। आप लोग ऊपर का नोट कर लो, तो मैं इसको रख दूं ताकि मैं ऊपर इसको लिख सकूं। तो न्यूटन भाई साहब का जो फार्मूला आया dp dt को ही उन्होंने कहा है कि नेट एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, तो dp dt की जगह पे F रख दिया, तो F इक्वल टू यहां से निकल के आया ma प्लस v dm upon dt। ये न्यूटन सेकंड लॉ का डायनामिकल इक्वेशन या ये कहते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन है न्यूटन सेकंड लॉ। आप लोग जो F इक्वल टू ma पढ़ते हो वो स्पेशल केस होता है तब जब मास कांस्टेंट होगा। तो इफ मास इज कांस्टेंट देन dm by dt इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इफ m इक्वल टू कांस्टेंट देन dm upon dt इक्वल टू 0, तो ये पार्ट जब 0 हो गया तो F इक्वल टू क्या निकल के आया ma। यही मैथमेटिकल फॉर्म है जो F इक्वल टू ma कह सकते हो। जब आपसे कोई पूछता है न्यूटन सेकंड लॉ क्या है तो आप कह देते हो F इक्वल टू ma। F इक्वल टू ma स्पेशल केस है। F इक्वल टू ma न्यूटन ने नहीं कहा था, न्यूटन ने कहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू नेट अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, और जब उसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में डेराइव करते हैं तो वहां से ये निकल के आता है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है न्यूटन लॉ का, और
का दो, एडवांस का दो, या इवन आप बोर्ड का ही एग्जाम दे रहे हो तो सिंपली वो डेफिनेशन नहीं पूछेगा, इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि पहले तो ये कि इस फार्मूले की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो आपको न्यूटन का जो लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ F में, वो समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि उस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उस पे क्वेश्चन कैसे हम लोग करेंगे। तो ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सीखेंगे। तो आप इसको नोट कर लो, फिर इसको मैं रख लूंगा। तो F इक्वल टू ma पे थोड़ा सा अब हम सिंपल केस स्पेशल केस लेते हैं जब मास हमारा कांस्टेंट है, उन बॉडीज पे फोर्स लगा रहे हैं जहां पे मास कांस्टेंट है हमारा, थ्रू आउट मोशन, थ्रू आउट जिस भी मोशन को पास्ट तक उसका ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस ड्यूरिंग पीरियड उसका मास कांस्टेंट रहता है। तो हमारा सिंपल फार्मूला है F इक्वल टू a। बट F इक्वल टू a है, F इक्वल टू ma का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी है उस पे आप कितना फोर्स, जो भी नेट फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आप उस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका नेट फोर्स कैलकुलेट कर लो। वो नेट फोर्स किसके इक्वल होगा, वो नेट फोर्स होगा उसमें जो मास, उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इनटू उसका मास, इसके इक्वल होगा। जैसे सपोज दैट हमने बॉडी लिया ये सपोज दैट 10 kg है, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये इस पे क्वेश्चन आते कैसे, इसको अप्लाई कैसे करेंगे। हमने कहा कि 10 kg की बॉडी है, इस पे एक फोर्स हम इस डायरेक्शन में ले लेते हैं जो हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री एंगल बना रहा है, ये सपोज दैट 10 न्यूटन है। एक ये फोर्स हमने लगा दिया, ये सपोज दैट 5 न्यूटन का फोर्स है, ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। एक फोर्स हमने, दो ही फोर्स लेते हैं और हम पूछे कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। हमने दो ही फोर्स लिए हैं, इस पे 10 kg की बॉडी है, उस पे हमने एक फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का जो कि हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री एंगल बना रहा है, और दूसरा फोर्स हमने लगाया है 5 न्यूटन का जो कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी बॉडी पे जब फोर्स आप लगाओगे तो उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस का मतलब सिंपल वे में कहें तो अगर इस पे फोर्स लगा देते हैं तो मूव करेगी, दैट मींस मूव करने का मतलब क्या है, एक्सेलरेट होगी। तो उसका एक्सेलरेशन आपसे क्या पूछेगा, आपको न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, ये डायनामिकल इक्वेशन है, आपको प्रेजेंट दिया जाता है और आपसे पास्ट या फ्यूचर पूछा जाता है। मतलब आपसे ये कहा जाएगा कि 10 सेकंड बाद बॉडी में एक्सेलरेशन कहां होगा, बॉडी कितनी डिस्प्लेस करेगी, उस समय बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, दैट मींस ये मतलब आपको प्रेजेंट हमने दे दिया। प्रेजेंट हमने क्या किया कि 10 kg की बॉडी है, उस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से एक 15 डिग्री एंगल पे, दूसरा हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पे। एक की वैल्यू 10 न्यूटन है, दूसरे की 5 न्यूटन है। 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी, 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी बताओ, एक्सेलरेशन बताओ, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ये बताओ। तो मतलब हमने आपको प्रेजेंट दिया और फ्यूचर आपसे पूछ रहे हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ डायनामिकल इक्वेशन है जो कि हमें प्रेजेंट अगर पता हो तो उस बॉडी का फ्यूचर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब न्यूटन सेकंड लॉ में हम अप्लाई कैसे करेंगे, तो इन भाई साहब का कहना ये था कि उस बॉडी पे जितने फोर्स, F जो होता है वो नेट फोर्स होता है, बॉडी पे कितना नेट फोर्स एक्ट कर रहा है। बॉडी जो भी बॉडी, जिस भी बॉडी का हमें फ्यूचर फाइंड करना है, फ्यूचर का मतलब है फ्यूचर में उसकी क्वांटिटीज जो फाइंड करनी है, फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, दैट व्हाटएवर जो भी मुझे फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले बॉडी पे नेट फोर्स निकालेंगे। तो बॉडी पे पहले हम रिजॉल्व करेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे। सपोज दैट कि नेट फोर्स उसका जो भी आया वो यहां पे क्या रख देंगे, नेट फोर्स, और फिर बॉडी का मास मुझे गिवन है और वहां से हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F/m। मतलब बॉडी के जितना, ये F बार-बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि F नेट फोर्स है, मतलब हम नेट फोर्स यहां पे F रखेंगे। कभी-कभी ऐसा होगा कि फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे। देखिए हमने यहां पे जो फोर्सेस दिए हैं, जब आप इनको रिजॉल्व करोगे तो x डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा, y डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा। तो a एक्सेलरेशन जो होगा F/m में, एक बार ये फार्मूला हम लगाएंगे x डायरेक्शन के लिए, वहां से एक्सेलरेशन हम x डायरेक्शन में फाइंड करेंगे, और फिर फोर्स का y कंपोनेंट लेंगे और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लेंगे। तो जब हम x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को फाइंड करना होगा तो x डायरेक्शन में ही जितने नेट फोर्स होंगे उनको यहां पे रखेंगे और मास से डिवाइड करेंगे, तो हमें x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाएगी। जब हम y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालना होगा ay को, तो y डायरेक्शन में जितने नेट फोर्सेस होंगे वो F यहां पे रखेंगे। F का मतलब नेट फोर्स y डायरेक्शन में जो भी होगा वो रखेंगे।
मास से डिवाइड करेंगे और वो फाइंड कर लेंगे एक्सेलरेशन y डायरेक्शन। अब जब मुझे एक्सेलरेशन फाइंड हो गया तो फिर x डायरेक्शन में सिंपल जो मोशन की इक्वेशन है b = u + at, s = ut + half at square, v = u² + 2as, इनको यूज करते हुए हम वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। अगर मुझे टाइम दिया है कितने टाइम बाद मुझे डिस्प्लेसमेंट बताइए, वेलोसिटी बताइए, तो हम मोशन की जो इक्वेशन है उनमें पुट करेंगे क्योंकि हम एक्सेलरेशन को फाइंड कर चुके हैं। जैसे अभी हमने यहां कहा कि इनिशियली बॉडी रेस्ट पे थी, u = 0, तो हम क्या करेंगे t = 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड, t = 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। हम क्या करेंगे, बस जब एक्सेलरेशन एक बार फाइंड कर लिया, न्यूटन के इस फार्मूले को यूज करते हुए एक्सेलरेशन को फाइंड कर लिया, तो सिंपली हम v = u + at या s = ut + half at² डिपेंडिंग अपॉन कि क्या सिचुएशन दी हुई है, क्या मुझे फाइंड करना है, उसके अकॉर्डिंग हम मोशन की इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। एंड v² = u² + 2as, तो जो भी जिस भी तरह की डाटा में किए होंगे उस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे जहां पे कि एक अननोन हो बाकी सब नोन हो, और वहां से हम वैल्यू को फाइंड करेंगे। लेकिन जब फोर्सेस दो डायरेक्शन में होंगे, मतलब कि x डायरेक्शन में भी होगा, y डायरेक्शन में भी होगा, तो हम मोशन को भी दो डायरेक्शन में लिखेंगे। जब x डायरेक्शन में तो हम यहां पे ax एक्सेलरेशन को यूज करेंगे, जो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उस समय में जो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट हमारी निकल के आएगी वो x डायरेक्शन में आएगी। फिर जब एक्सेलरेशन को हम y डायरेक्शन में रखेंगे तो उस समय में जो हमारी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी आएगी वो y डायरेक्शन में आएगी। तो मतलब कहने का ये है कि न्यूटन सेकंड लॉ जो F = ma है वो मुझे ये समझना है, हम लोगों को ये समझना है कि जिस भी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, जिस भी बॉडी के मोशन का पास्ट वो मुझसे पूछ रहा है या फ्यूचर मुझसे पूछ रहा है, तो हमें उस बॉडी के प्रेजेंट पे जाना है। प्रेजेंट में उसमें जितने भी नेट फोर्सेस लगे हैं, अगर वो दो डायरेक्शन में है तो उनको रिजॉल्व करेंगे, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, नेट फोर्स, और वहां से हम नेट फोर्स के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे। और जब एक्सेलरेशन को फाइंड कर लेंगे तो मोशन की इक्वेशन को यूज करते हुए हम उनकी अदर फिजिकल क्वांटिटीज को फाइंड कर सकते हैं। यहां पे एक वर्ड आता है फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए जब ये F = ma आपसे अप्लाई करवाया जा रहा है तो ये किसी पर्टिकुलर बॉडी के लिए कह रहा है। जैसे सपोज दैट हम यहां पे तीन बॉडी कह रहे हैं, मैं अभी आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि कैसे इस पे क्वेश्चन है। सपोज दैट यहां पे तीन बॉडी है, ये 10 kg की है, ये 20 kg की है एंड ये 30 kg की है। हमने इस पे एक फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का, और हम ये कह रहे हैं कि अदर बॉडीज में भी फ्रिक्शन भी है, फ्रिक्शन को भी हम कंसीडर करेंगे। अभी फ्रिक्शन का भी चैप्टर आएगा, न्यूटन लॉ के बाद हम फ्रिक्शन को भी पढ़ेंगे। फ्रिक्शन कोई अलग फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन जो है न्यूटन के थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन का ही एक काइंड है, एक्शन रिएक्शन का ही काइंड है। फ्रिक्शन आप लोग अगर पढ़ते हो कि वो अदर काइंड का फोर्स है, तो अदर काइंड का फोर्स नहीं है, कोई नया फोर्स नहीं है, एक्शन रिएक्शन फोर्स है। वो कैसे है वो मैं जब फ्रिक्शन पढ़ूंगा तो आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे हमने मेरे कहने का मतलब है कि अगर हमने सेकंड बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो एक टर्म बार-बार यूज होता है फ्री बॉडी डायग्राम। ये फार्मूला तब हम अप्लाई करते हैं किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पे अप्लाई करते हैं। तो मतलब 20 kg पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा है तो हम 20 kg की बॉडी को अलग करेंगे, उस पे लगने वाले जितने फोर्सेस हैं उनको हम अलग दिखाएंगे और उनका नेट कंपोनेंट, नेट फोर्स निकालेंगे x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। उस बॉडी, इंडिविजुअल बॉडी जिसमें फोर्स लग रहा है, जिसकी मोशन को ऑब्जर्व करना है, जिसमें हमें न्यूटन लॉ लगाना है, अप्लाई करना है, उस बॉडी के मास से उस बॉडी पे लगने वाले फोर्स को डिवाइड करेंगे, वहां से उस बॉडी का एक्सेलरेशन आएगा और उसके बाद फिर अदर बॉडी। मतलब ये है कि न्यूटन लॉ जो सेकंड लॉ है इसको अप्लाई करने में जब मोर देन वन बॉडीज होती हैं तो हम बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम को बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है एक एक बॉडी, इंडिविजुअल एक एक बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे, उन पे लगने वाले टोटल फोर्स को, नेट फोर्स को लिखेंगे, उस बॉडी के मास से डिवाइड करेंगे, उस बॉडी का एक्सेलरेशन आएगा और फिर उस बॉडी के एक्सेलरेशन से हम अदर फिजिकल क्वांटिटी जो भी मुझे रिक्वायर्ड होगी वो फाइंड करेंगे। तो आई थिंक कि हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ में जस्ट मैं आप लोगों को आज एक इंट्रो दिया हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है न्यूटन लॉ अप्लाई करने में। लोग रट तो लेते हैं, किसी से भी पूछो तो भले उसका मीनिंग ना पता हो, उस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये नहीं पता है, उस पे क्वेश्चन दे दिया गया
10 kg का है। अब ये पुली बंधी हुई है, मासलेस पुली है, हेड फ्रिक्शनलेस है, इसके एक्सेलरेशन को बताना है और फिर 2 सेकंड बाद ये बॉडी कितना नीचे आएगी, कितना डिस्प्लेस होगी वो बताना है मुझे। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि किसी भी एक बॉडी को, इंडिविजुअल बॉडी को लेंगे, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। जैसे कि इस बॉडी को लेंगे तो इस पे एक फोर्स नीचे mg एक्ट करेगा, टेंशन एक ऊपर एक्ट करेगा। अब इसके अलावा इस बॉडी पे और कोई फोर्स नहीं है, तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए एक क्वेश्चन यही रहेगा, इस बॉडी को, इस इंडिविजुअल बॉडी को हम हटा के कहीं पे यहां पे शो करेंगे। अब इस पे एक फोर्स कौन सा लगा, mg नीचे के डायरेक्शन में, एक फोर्स टेंशन ऊपर के डायरेक्शन में, उसके अलावा इस बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का मतलब होता है कि उस बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, कोई भी फोर्सेस स्किप नहीं करना है। जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन फोर्सेस को दिखा के उस बॉडी को अलग कर दो और फिर इस पे इंडिविजुअली हम F इक्वल टू ma अप्लाई करेंगे। तो F इक्वल टू ma क्या कहता है कि इस बॉडी पे जितना नेट फोर्स लग रहा है वो इक्वल टू कितना होगा, इस बॉडी का मास इनटू इस बॉडी का एक्सेलरेशन। तो इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, ये 10 kg की है, ये 5 kg की है, ऑब्वियस बात है कि नीचे आएगा, मतलब ये फोर्स ज्यादा होगा। तो इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, mg t। देखिए mg फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, टेंशन t अपवर्ड लग रहा है, तो इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना हो गया, mg t। mg t क्यों होगा, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है, तो mg फोर्स ज्यादा होगा, तो mg t ये इस पे नेट फोर्स हो गया mg t। और न्यूटन भाई साहब ने कहा ये तो नेट फोर्स हो गया, ये इक्वल टू क्या होगा, इस बॉडी का मास, इस बॉडी का मास m है इनटू इस बॉडी में जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा a। तो यहां से हम a को फाइंड कर लेंगे, mg t डिवाइडेड बाय m, mg t डिवाइडेड बाय m। ये एक्सेलरेशन आया इस बॉडी का। अब m की जगह पे क्या रख देंगे, m की जगह पे मुझे गिवन, m की जगह पे 10 kg को रख देंगे और t को मुझे फाइंड करना है, तो इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इसका भी मास सपोज दैट कि इसका m1g है, तो ये m1g हो जाएगा, ये t ऊपर हो जाएगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो चूंकि ये बॉडी ऊपर जा रही है मींस टेंशन ज्यादा होगा, तो इस बॉडी पे जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे यहां पे हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये टेंशन हो गया, ये m1g हो गया, तो ये बॉडी चूंकि ऊपर जा रही है मतलब टेंशन ज्यादा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया, t m1g। और यही न्यूटन कहते हैं कि ये नेट फोर्स हुआ इक्वल टू क्या होगा, इस बॉडी का मास इनटू इस बॉडी में प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। तो इस बॉडी का मास m1 इनटू e। तो इस तरह से बॉडी को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस पे जस्ट हमने अभी इंट्रोडक्शन दिया है आप लोगों को, इस पे भी बहुत कुछ मुझे कराना है और जब इस पे पूरी तरह से क्वेश्चन करा लेंगे तो फिर हम आएंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। और न्यूटन थर्ड लॉ का मोस्ट एप्लीकेशन जो है वो फ्रिक्शन फोर्स में आता है। जनरली स्टूडेंट फ्रिक्शन फोर्स को एक अलग फोर्स की तरह ट्रीट करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स अलग फोर्स नहीं है बल्कि एक्शन रिएक्शन का ही एक टाइप है, और वो मैं कैसे बताऊंगा कि कैसे वो एक्शन रिएक्शन का एक टाइप है। तो हम लोगों का आज काफी लंबे समय के बाद ये लेक्चर को ले रहे हैं हम, तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। मेरा लेक्चर कंटिन्यू होता रहेगा और आप लोगों से होप कि अगर आपको पसंद आ रहा है लेक्चर तो प्लीज आप लोग कमेंट करिए, मेरी वेबसाइट पे जाइए